So let us start with the new lesson, money and credit. Clear? That day I explained you about medium of exchange. I told you about barter system. ठीक है, this we have already discussed, and another medium we have discussed about money, जिसमें हम रुपीज एंड कॉइन्स ठीक है। और इसमें क्या था, मीडियम गुड्स फॉर एक्सचेंज। क्लियर? इसमें हम लोग रुपीज एंड कॉइन्स यूज करेंगे। दिस इज द मॉडर्न फॉर्म एंड दिस इज द एंशिएंट फॉर्म। इन दिस गुड्स फॉर एक्सचेंज, and now after for every item what we pay money, that is in rupees or in coins. Okay, now let us discuss about the limitations of barter system, though we have already discussed it before, but let me give you the notes. This was the medium of exchange. Limitations of barter system. First thing, lack of double coincidence of base. Lack of double coincidence of wants. Clear? ये वो that day I explained you that we require how many person? 2 person. क्लियर? लेकिन इन दोनों की रिक्वायरमेंट कैसी होनी चाहिए? इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये फुलफिल कर सके और इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये फुलफिल कर सके। क्लियर? तो ये जब फुलफिल कर सकेंगे, दिस इज द डबल कोइंसिडेंस। लेकिन हमेशा इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा जो इसको चाहिए वो इसी के पास मिल जाए और जो इसको चाहिए वो इसके पास मिल जाए। सो ये क्या है, हमेशा इस चीज की कमी रहती है। दिस इज द लिमिटेशन, दिस क्रिएट्स द प्रॉब्लम। क्लियर? Lack of store of value, दिस इज द सेकेंड लिमिटेशंस कि क्या है, इस चीज की भी कमी रहती है। स्टोर जो स्टोर करना, वैल्यू जो प्लस जो वैल्यू है दोनों की वो क्या हो सके, एक दूसरे को मीन्स जैसे किसी को अगर वीट चाहिए और किसी को सिल्क क्लॉथ चाहिए, तो क्या ये फुलफिल करेगा? और इसका भी क्या रहता है, इट इज द थिंग कि हम लोग उस क्या कर सकते हैं, वॉट एवर द प्रोडक्ट्स वी हैव, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर देम। लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड का मतलब होता है किसी चीज का पेमेंट आप प्रॉमिस करना कि उस चीज का पेमेंट क्या होगा, बाद में हो जाएगा। क्लियर? सपोज करिए दीज आर द 2 पर्सन, इसने क्या किया, इससे कोई चीज मांगी, what happened, he asked for a thing with him, इसने क्या किया, वो चीज इसको दे दी।
लेकिन जब इसने कोई चीज इससे मांगी तो इसके पास उस समय नहीं थी, या आप कह लीजिए कम थी। He promised to pay him later। ठीक है, इसने क्या किया, इसको प्रॉमिस किया कि मैं लेटर आपको क्या कर दूंगा, इसका पेमेंट कर दूंगा। लेकिन ये क्या रहती है, इस चीज की कमी रहती है। वाई? बिकॉज द पेमेंट इज नॉट ऑलवेज डन इन मनी। क्लियर? जरूरी नहीं उसके पास वो चीज दोबारा हो या नहीं हो, जो इसने डिमांड करी है वो उसकी चीज की वो उसको पूरी कर सकता है या नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर सपोज करो इसने मना कर दिया तो आपको उन्हीं चीजों के साथ क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। वॉट एवर द थिंग्स ही हैज पेड, वॉट एवर द थिंग ही इज पेइंग। क्लियर? तो ये क्या रहता है, डेफर्ड पेमेंट्स में इट इज मोर डिफिकल्ट। ठीक है, एक आ जाता है लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। डिपेंड करता है कि चीज कैसी है, इसके अंदर क्या करेंगे आप, उस पर्टिकुलर चीज को स्टोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक पर्सन के पास चीज ऐसी है जिसको आप स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे के पास ऐसी चीज है जिसको आप काफी टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, कॉमन यूनिट, यानी कि डिपेंड करता है कि जो दोनों की चीजें हैं उनकी वैल्यू के ऊपर। तो दीज आर द लिमिटेशन, दीज वर द प्रॉब्लम्स। आज आप बाजार गए, आपने गोल्ड खरीदा, यू बाय द गोल्ड, हाउ मच इट इज कॉस्टिंग, यू आर पेइंग इन द मनी। आप सब चीज में क्या कर रहे हैं, मनी पे कर रहे हैं। क्लियर? आपने चाहे बीज खरीदा, राइस खरीदा, अगेन यू आर मेकिंग द पेमेंट इन मनी। चाहे वो कोई चीज महंगी हो, सस्ती हो, कैसी भी हो, यू आर एक्सचेंजिंग बाय दिस मनी। ठीक है, जो कि क्या है, एक करेंसी है, आप उसमें सारा पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ बार्टर सिस्टम में क्या था, हर चीज आप किस में एक्सचेंज कर रहे हो, गुड्स के साथ। तो इट इज नॉट इजी कि आप हर चीज को क्या कर सको, आप एक्यूरेट उसका पेमेंट कर सको। क्लियर? Let me tell you some about currency। आपको करेंसी के बारे में लिखना पड़ेगा। आपको पता है मॉडर्न फॉर्म्स, इसमें क्या क्या आएगा, पेपर नोट्स है आपके पास और कॉइन्स हैं। क्लियर? It is accepted as a medium of exchange because of currency is authorized by the government of the country। ठीक है, तो आपको पता है जो मॉडर्न फॉर्म्स यानी कि ये जो करेंसी हमारी, ये क्या है, ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। आपको पता है हर देश की क्या होती है, करेंसी डिफरेंट होती है। क्लियर? आपको कम से कम वर्ल्ड की कंट्रीज, क्लियर, वो कौन से कॉन्टिनेंट में है, उसकी कैपिटल, करेंसी प्लस फ्लैग, ये चीज तो आपको आना ही चाहिए। कौन सी कंट्री किस कॉन्टिनेंट में है, उसकी कैपिटल क्या है, उसकी करेंसी और फ्लैग, ये आपको आना ही चाहिए। आप लोग अगर आजकल न्यूज देख रहे हो तो करंट न्यूज, आप लोग जब भी अगर अपन चाइना की बात करते हैं तो वो लोग उसको ड्रैगन बोलते हैं। चाइना को किस वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, ड्रैगन। क्यों? क्योंकि उसके फ्लैग के ऊपर ड्रैगन बना हुआ है। क्लियर? तो ये चीज अगर उसने चाइना नहीं बोल रहा, वो सिर्फ ड्रैगन बोल रहा है, तो इट इज क्लियर। तो ये सारी चीजें, कुछ चीजें तो आपको क्या है, वैसे भी आनी चाहिए ऑन योर डेली बेसिस। आप पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट लीजिए, फर्स्ट लर्न अबाउट एशिया, आपको एशियन कंट्रीज की कैपिटल तो आनी ही चाहिए।
यस, इनको आप हु इश्यूज दिस, हु इश्यूज दिस, दिस मीन्स दिस करेंसी नोट्स, आरबीआई। आरबीआई क्या करता है, ये जो नोट है, करेंसी है, इसको इशू करता है। क्लियर? एंड इट इज गवर्न बाय द लॉ, और ये लॉ आपको क्या कर रहा है, आपको परमिशन दे रहा है टू यूज दिस करेंसी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्लियर? Now see, it is authorized by the government, RBI is issuing, and law gives the permission to use it. Can you refuse now? आप इस करेंसी को रिफ्यूज कर सकते हैं कि नहीं, मेरे को तो इसको यूज नहीं करना है। क्लियर? सो दिस इज नॉट रिफ्यूजेबल, आप इसको रिफ्यूज नहीं कर सकते। एवरीथिंग एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इट इज यूज। क्लियर? लेकिन हाँ, बात करेंगे ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। मैं इंडिया में रुपीज यूज करूंगी। क्लियर? जहां पे डॉलर है, पॉन्ड्स है, अदर करेंसी जो है, जहां पे विद इन अ कंट्री, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, वट एवर द करेंसी इज देयर दैट इज यूज। सपोज मैं इंडिया से बाहर चली जाती हूँ, अमेरिका चली जाऊंगी, तो आई विल यूज डॉलर्स। क्लियर? तो ये तो क्या है, एक पर्टिकुलर कंट्री की ऑथराइज्ड है, और वो उसकी पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर उसको एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इट इज यूज्ड। अगर बाहर से कोई हम इंडिया में घूमने भी आता है, तो वो क्या करता है, दे टेक द इंडियन, जो उनका मनी है उसको किस में कन्वर्ट करवा लेता है, रुपीज में। Now understand one thing. Now deposits with bank. देखो, डिपॉजिटर्स हैं, ठीक है, और एक होते हैं बोरोवर्स। The person, those who are having extra money, they are the person, they are in want of money. ये डिपॉजिटर्स हैं, ये बोरोवर्स हैं। मेरे पास क्या है, एक्स्ट्रा मनी है, आई विल गो टू बैंक। मैं कहाँ जाऊंगा, यस, वेयर विल आई गो, मैं कहाँ जाऊंगी, बैंक में, और जो मेरा एक्स्ट्रा मनी है मैं उसको बैंक में डिपॉजिट कर दूंगी। अब मुझे पैसा चाहिए, देन ऑल्सो आई एम वेयर आई एम गोइंग टू बैंक एंड बोरोइंग द मनी। नाउ अंडरस्टैंड, बैंक क्या करता है, बैंक अपने डिपॉजिटर्स से मनी लेता है। क्लियर? और इसी मनी को इन बोरोवर्स को दे देता है। क्लियर? डिपॉजिटर से क्या लेता है, मनी लेता है, और बोरोवर्स को वापस दे देता है। बोरोवर्स को क्या कर देता है, ऑन डिमांड दे देता है। क्लियर? When he is depositing his extra money, he is getting interest.
when he is taking money, he is paying interest. इसने अपना पैसा दिया है तो उस पैसे के बदले में वो क्या ले रहा है, इंटरेस्ट। क्लियर? लेकिन इसने अपनी नीड के हिसाब से इसने मनी लिया है तो ये क्या करेगा, उसके लिए इंटरेस्ट पे करेगा। क्लियर? द डिपॉजिटर whatever the interest he is getting is less, whatever the interest is paid by a borrower is more। यानी कि बैंक क्या कर रहा है, इसको तो कम देता है और इससे ज्यादा ले लेता है। जो डिपॉजिटर है, जिसने अपना मनी पे किया है, उसको तो लेस पे करता है और जो उससे पैसे लेता है, बोरो करता है, ठीक है, उसको क्या कर देता, उससे ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होती है, बैंक की अर्निंग। अगेन बात को सुनेंगे। डिपॉजिटर्स है, डिपॉजिटर्स के पास क्या है, एक्स्ट्रा मनी है। एक्स्ट्रा मनी, ये जो एक्स्ट्रा मनी है ये कहाँ जा रहा है, बैंक के पास लेकर के जा रहा है और बैंक में अपना मनी डिपॉजिट कर देता है। डिपॉजिट कर देता है तो बैंक उसको क्या करता है, इंटरेस्ट पे करता है। क्लियर? उसी तरह से बोरोवर, उसको जब पैसा चाहिए होता है, ही इज अगेन गोइंग टू द बैंक, ठीक है, ही इज टेकिंग द मनी एंड ही इज पेइंग इंटरेस्ट। नाउ व्हाट डज द बैंक डज, बैंक pays interest less to the depositors and bank borrow take the interest from the borrower more. The difference of the two is bank's earning, वो ही बैंक की क्या है, अर्निंग है। क्लियर? वन थिंग मोर यू हैव टू रिमेंबर, क्या बैंक ऐसा करता है कि जितना पैसा बैंक के पास आया क्या वो सारा का सारा पे कर देगा, क्या वो सारा का सारा लोन दे देगा? नो। क्यों? क्योंकि मेरे पास डिपॉजिटर जो है उसके पास एक फैसिलिटी होती है, डिमांड मनी। ठीक है, ये मनी का मतलब क्या है, ऑन डिमांड। जब मेरे को जरूरत होगी मैं बैंक से जाऊंगा और मेरे अकाउंट में से पैसा निकाल लूंगा, दिस इज ऑन डिमांड मनी। क्लियर? अब बैंक अगर सारा पैसा बोरोवर को दे देता है तो ये जब लेने आएगा तो बैंक इसको क्या देगा, ऐसे थोड़ा दिखाएगा नहीं है मेरे पास, ऐसे थोड़ा होता है। तो बैंक क्या करता है, सारा पैसा नहीं देता है, बैंक हैज टू कीप 15%। बैंक को कितना रखना पड़ेगा, 15%। तो जितना उसके पास डिपॉजिशन है उसका 15% अपने पास रखना पड़ेगा, बाकी का वो दे सकता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि जरूरी नहीं है कि सबको पैसे की जरूरत पड़े एक साथ, तो वो क्या करता है, अपना 15% अपने पास रखता है, बैंक के अंदर रखता है। सपोज करो किसी दिन 15% और ए पर्टिकुलर डे 15% बैंक से पैसा नहीं निकला है, तो वो आगे पीछे इसको क्या कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है और करता भी है। क्लियर? नहीं तो क्या होगा, अगर ये सारा इनकम के चक्कर में सारा अगर दे देगा तो इसको डिपॉजिटर को डिमांड मनी पे क्या देगा, ये थोड़ी ना कहेगा आपने मेरे को दे दिया, मेरी मर्जी होगी जब दूंगा, ऐसा नहीं होता है। तो जो डिपॉजिटर का मनी होता है वो ऑन डिमांड उसको मिलता है, उसके लिए बैंक 15% अपने पास रखता है और बाकी का क्या कर देता है, बोरोवर को इंटरेस्ट पे दे देता है, जिसको आप लोन कहते हो। ठीक है, बैंक लोन। क्लियर? तो ये चीज आपको देखनी है कि कौन सी वो कंडीशन है जिसके अंदर बैंक क्या करता है, ये एक तरह की क्या है, बैंक एक्टिविटी है। ठीक है, उसके अंदर बैंक क्या कर देता है, जो डिपॉजिटर है वो डिमांड डिपॉजिट होती है उसकी, डिपॉजिटर की डिमांड कैसी है, जो डिपॉजिशन है वो डिमांड डिपॉजिट है, ताकि उसको ऑन डिमांड उसको पेमेंट मिल सकता है। क्लियर? नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टडीइंग फर्दर।